9 मई के वाक़यात पर जिस तरह DGISPR ने वाज़ेह तौर पर यह बताया है कि सानिया पर कोई समझौता नहीं होगा, ज़िम्मेदारों को सज़ा मिलेगी और हर सूरत मिलेगी। कि आप किस तरह से देख रहे हैं कितनी इम्पॉर्टेंट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है DGISPR की, और जिस तरह उन्होंने कहा कि फ़ौज ने खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया है, तो आपके ख्याल में अब अगला मरहला क्या हो सकता है? सिंपल सी बात है, उन्होंने 9 मई से लेके आज तक कि फ़ौज ने अपना खुदकार एहतसाबी निज़ाम के तहत अपने फ़ौजी बावर्दी अफसरों को सज़ाएँ दे दी हैं, और बाकी जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, फैमिली के लोग हैं, किसी की 4 स्टार की भतीजी है, किसी का दामाद है, उन सब का यानी 1 से 2 लोगों का। अब आप जहन में ले आएँ कि जो सवालात सुप्रीम कोर्ट में उठ रहे हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे पे मुंतबिक हो रही हैं, वो अपनी जगह एक अमल बता रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में पैरेलल एक इंसानी हकूक़ के नाम पे इन बुनियादी इंसानी हकूक़ के नाम पे अपराध को ट्रायल ना किया जाए। उसमें दरख्वास्त गुजार साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, जिनके दौर में 25 लोगों को इन्हीं मिलिट्री कोर्ट ने सज़ाएँ दी, और वो ख़ुद बबांगे दोहल कहा करते थे, वीडियोज़ मौजूद हैं कि दहशत गर्दों को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना चाहिए। अब इससे बड़ी दहशत गर्दी क्या होगी कि एक मुनज़्ज़म अंदाज में पूरे मुल्क में सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले किए जाएं, और जब इन लोगों को बचाने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो वो हवाला पता क्या देते हैं। आदवा आपने देखा होगा कि जो दलाइल दिए गए कि जी ये पहले से बता दिया गया कि शवाहिद मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, और फिर वो अपने ही मातहत अफसर उनके जब सज़ाएँ देंगे तो फिर उनको कौन मानेगा। चलें, ये बात अगर मान लें 1 मिनट के लिए, तो जो नवाज शरीफ का केस था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने राय दी, एक जज को ट्रायल पे ऊपर बिठाया, सबसे निचली मातहत अदालत एहतसाब अदालत में दिन और वीक और हफ्ते वो खुद देते थे मॉनिटरिंग जज। तो क्या वो फैसले दे सकते थे कोई? अगर यही बात देखनी है कि जी क्या सुप्रीम कोर्ट से हम ये तवक्को करें कि भाई वो इस तरह करके मैनेज करेंगे, तो फिर आप उधर भी मैनेजमेंट को कह दें कि जी ठीक है, उन्होंने भी मैनेज किया होगा। वो आपको बता रहे हैं कि जियो फेंसिंग की गई है, ऑडियो वीडियोस हैं, लोगों के शवाहिद के साथ इकबाली बयानात हैं जो बता रहे हैं कि हम जमान पार्क में फलां जगह पे इकट्ठे थे, हमें ये बताया गया, हमें ये कहा गया। तो वो सारी चीज़ें अब वो इसलिए छोड़ दी जाएं कि नहीं जी ये तो एक ख़ास आदमी, जो हमने लास्ट वीक भी बात की थी कि जी पंजाब से अगर लोगों के ऊपर ट्रायल होने लगेगा, बहुत सारे लोगों का मुझे फीडबैक आया कि जनाब ये तो गलत बात है, आप सूबाई तासुब को नहीं, हम तो उस बात करते हैं कि कराची में भी हो तो फिर ठीक होना चाहिए, वो एक्स फाटा में हो, वो बलूचिस्तान में हो, वो KP में हो, कहीं पे भी हो, फिर ट्रायल तो वो सबके लिए ना। वो बता रहे हैं कि 17 फौजी अदालतें पहले से कायम हैं, कुछ स्पेशल कोर्ट नहीं कायम की गई। जैसे दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में जब हमारे इंसदाद दहशत गर्दी के जज, सिविलियन जज इनकार कर गए थे, वो फैसले नहीं करते थे, बैठते नहीं थे, खौफ आ गया था, तो फिर आईनी तरमीम करके उनसे इजाज़त ली गई थी, और वो 17 रुकनी बेंच ने इन सबको जायज़ करार दिया ख़ास मकाम के लिए, और साथ कह दिया कि आप अपील में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी जो जस्टिस सेठ साहब थे, KP के चीफ जस्टिस, जिन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम का फैसला भी दिया था, उन्होंने सारे बरी कर दिए थे, वो स्टे दे के रखा हुआ है, और आज तक सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को हाथ नहीं लगाया। तो बात वहाँ आती है कि जी ये ख़ास बंदा, ख़ास जमात, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर मखसूस बेंच, जिसको आज जज साहिबान ने कहा कि फिर हमें ताना दिया जाता है कि हम ख्याल बेंच बना दिया जाता है, तो वो हम नहीं कह रहे, फिर वो अमल बताता है कि इंसाफ हो और इंसाफ होता हुआ नज़र भी आए। तो ये क्वेश्चन मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के लिए है, उनके 2 सीनियर मोस्ट जजेस इस क्वेश्चन की इस बेंच की कानूनी हैसियत को चैलेंज कर गए हैं। दूसरी तरफ 1952 से जो फौजी अदालतें काम करती आ रही हैं, अब आपने आज बतौर ख़ास स्पेशली जज साहिबान ने सवालात किए कि क्या आप आर्मी एक्ट को भी चैलेंज कर रहे हैं, तो उन वकला ने कहा नहीं, हम सिविलियन अफराद के ट्रायल पे। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का चेहरा और वीडियो दिखा देनी चाहिए कि जी ये खुद कहते थे और आज चैलेंज करने आ गए। जैसे वो नैब के कानून को कहते थे कि जी ये इन्होंने अपने मफाद के लिए किया, और ख़ुद अपना मफाद वो और उनकी अहलिया दोनों उस कानून के तहत बरत इख्तियार भी करते हैं, बरियत के लिए भी दरखास्तें दे रहे हैं कि हमें इस कानून का फ़ायदा दें। ये 2 अमली सिर्फ यही कर सकते हैं जो यू टर्न के मास्टर्स हैं। मेरा ख्याल है फ़ौज ने बड़ा क्लैरिटी से कह दिया है कि मास्टरमाइंड हो, प्लानर हो, सबको सजाएं मिलनी चाहिए। लोग हमसे पूछते हैं और लोग पूछेंगे कि या तकरीरें करते हो या काम करके दिखाओ। सही। तो फैसल साहब, अब इसका मतलब है कि काम होता हुआ नजर आएगा,
آپ کے خیال میں کتنی امپورٹنٹ اس پریس کانفرنس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آئندہ کیا ہونے والا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اصل میں یہ جو تاثر تقویت پا رہا تھا یا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ہے ان لوگوں کے لیے ہمدردیاں موجود ہیں جو 9 مئی کے ذمہ دار ہیں، تو آج اس تاثر کی جو ہے مکمل طور پہ جو ہے وہ فوج نے خود جو ہے وہ نفی کر دی ہے، اور یہ نفی کرنا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ناگزیر ہو گیا تھا کہ ان کا جو پروپیگنڈا مہم ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے، جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو لوگ فوجی حملوں پہ ملوث قوتیں ہیں، تو ان کے سامنے جو ہے وہ کوئی منظم ادارے بھی جو ہے وہ اپنی بات اتنی منظم انداز میں بھرپور انداز میں نہیں کر پاتے جتنی ان کی پروپیگنڈا مشینری اثر انگیز ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ بہت اہم بات ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے صرف سیاسی لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی، بلکہ اگر اس میں کچھ فوج سے وابستہ افراد بھی شامل تھے، اور جیسا کہ ایک عام انسان کو بھی نظر آ رہا تھا کہ بعض لوگ ہیں یہ جو پارٹی اتنا آگے چلی گئی ہے، یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنے بلبوتے پہ اتنے آگے چلی جاتی، اس کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ مل رہی تھی، تو اس کی بنیاد پہ اگر فوج سے وابستہ اداروں کے اہم ترین لوگوں کے خلاف بھی اگر کارروائی کی گئی ہے تو اس سے زیادہ جو ہے وہ غیر جانبدارانہ جو ہے وہ کارروائی نہیں ہو سکتی۔ 9 مئی تو بعد میں ہوا، تحریک انصاف جو کچھ کر رہی تھی اس سے پہلے تو اس کے مقدمات 9 مئی سے پہلے جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں بھیج دینے چاہیے تھے، اگر پہلے بھیج دیے جاتے تو 9 مئی کی نوبت ہی نہیں آتی۔ آپ اٹھا لیں جس دن سے حکومت گری ہے، انہوں نے فوج پہ کس منظم انداز میں جو ہے وہ حملے کیے ہیں، کس طریقے سے، مطلب آپ مجھے بتائیں نا کبھی ایسا کوئی موقع آیا کہ ان کے جس طرح کی حکمت عملی انہوں نے بنائی تھی، جس کو انہوں نے ایک سیاسی حکمت عملی کا نام دیا اور فوجی اداروں پہ یہ حملہ آور ہوئے، کسی اور سیاسی جماعت کی اس طرح کی کارروائی پہ کبھی بھارت میں یا پاکستان کے کسی دشمن ملک میں جو ہے جشن منایا گیا؟ کبھی ایسا ہوا کہ پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف قومی اسمبلی کی سطح کے ممبران جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے دیوار کے اوپر جو ہے وہ جانوروں کے نام سے جو ہے وہ چوکنگ کر رہے ہو، بتا رہے ہو پاکستان کا آرمی چیف جو ہے وہ یہ جانور، اس سے تشبیہ جو ہے پاکستان کے آرمی چیف کو دے رہے ہو؟ کبھی ایسا ہوا کہ پاکستان کی آرمی چیف کو کہا جا رہا ہو کہ یہ غدار ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے ریٹائر ہونے کے بعد کسی نے سیاسی بغض میں بات کر دی ہو، لیکن آرمی چیف جو ہے کہ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کا سربراہ جو ہے وہ غدار ہوتا ہے، آپ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے، تو جو یہ پہلے ان کے معاملات اگر ملٹری کورٹ میں بھیج دیے جاتے تو یہ 9 مئی کی نوبت نہیں آتی۔ چلے بہرحال دیر آئے درست آئے، ایک اچھا فیصلہ ہو گیا، لیکن اس فیصلے کو نتیجہ خیز بنانا ہے اور ایسی سوچ کو ہمیشہ کے لیے روکنا ہے۔ تو یہ جو پروجیکٹ تھا، اس پروجیکٹ کے خالقوں کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی کرنی ہوگی تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا پروجیکٹ تشکیل دینے کا نہ سوچ سکے۔